पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर एक लोग देख रहे थे ना, एक तरफ हम लोग देख रहे थे कि पश्चिमी तटीय मैदान, एक है पूर्वी। इन दोनों में 3-4 अंतर हम लोगों ने देखा था, बाकी और अंतर जो है आज एक एक करके देखते हैं। ठीक है, किसी को कोई कुछ पूछना हो विगत की क्लासों से संबंधित कोई और प्रश्न आप पूछ सकते हैं। रिवीजन नहीं की होगी तो पूछने को सवाल ही नहीं पैदा होगा। आए नहीं तो एक लोग नहीं आए थे और तो लोग आए थे ना, कोई बात नहीं। कितने अंतर लिखवा दिए थे? पश्चिमी में 4 और इसमें 3। चलिए ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज का कि जो अंतर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस अंतर से पहला प्रश्न तो आपके मेंस में ही कई बार बनता है कि पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट एवं पूर्वी तटीय मैदान में मूलभूत अंतर कौन कौन से हैं। और पीढ़ी में भी बहुत कथन बेस्ड प्रश्न बनाए जाते हैं, उससे बना दिए जाते हैं। हमें जी उसको लगा दीजिए चार्ज पे, 10-15 मिनट चार्ज हो जाए लगाते हैं, कितनी देर हाथ में ले लेंगे। तो जानते पीढ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए रिवीजन भी कर लीजिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज़्यादा रटने रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, तो आसानी से रट लेना है। और जब किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो उसके तथ्य जो है अपने आप आपको समझ में आ ही जाएंगे। जैसे पश्चिमी तट और पूर्वी तट के अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि पश्चिमी तट जो है वो गहरा है, पूर्वी तट जो है वो छिछला है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं तो अगर आप कोई सामान भी पूछेगा कि हाँ भाई बंजारा बंदरगाह पश्चिमी घाट को पश्चिमी मैदान के पास में है तट में कि पूर्वी तट के पास में, तो वो तो आसानी से आप पता ले जाएंगे कि भाई पश्चिमी तट के पास होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो तट है वो ज़्यादा गहरा है। तो इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। बंदरगाहों की भी चर्चा हम लोग इसी में कर दी है, करते जा रहे हैं कि कहाँ पे कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं। ज़्यादा बंदरगाह आपके पश्चिमी घाट के पास है, क्योंकि वो संतुलित तट है और उसका पार्श्व अवतरण हुआ है, यानी तट जो है वो नीचे की तरफ कैसी गया है मेरे में निमज्जन और उमज्जन ये दोनों हुआ है। जबकि पूर्वी घाट जो है, पूर्वी तट जो है उसमें केवल ज़्यादातर जगह, हाँ ठीक है, तो इन सारे तत्वों को आपको ध्यान में रखिए कि आगे बढ़ना है। तो चलिए धीरे धीरे 5वीं की तरफ बढ़ते हैं। चौथे में क्या लिखते हैं? पूर्वी तट का चौथा नहीं लिखा है, पूर्वी तट में चौथा वाला भी नहीं लिखा है। मतलब पश्चिमी तट में चौथा क्या लिखें? समकारी जलवायु और 300 सेंटीमीटर और पूर्वी की तरफ लिखिए। देखिए जलवायु के दृष्टिकोण से पूर्वी तट भी समकारी जलवायु वाला क्षेत्र है। पूर्वी तट भी समकारी जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ पर भी उत्कल तट एवं आंध्र तट के पास, यहाँ पर भी उत्कल तट एवं आंध्र तट के पास सौ से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय कोरोमंडल तट शुष्क रह जाता है। कोरोमंडल तट शुष्क रह जाता है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय कोरोमंडल तट शुष्क रह जाता है, परंतु लौटते हुए मानसून से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। परंतु
लौटते हुए मानसून से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं आपको, पूर्वमंडल तट के पास वाला, क्योंकि जो अरब सागर की शाखा होती है इधर से, ठीक है, देखिए अरब सागर की शाखा तो इधर से भारत के तमाम स्थानों में प्रवेश करती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा जब इधर की तरफ आती है जो दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पे वो तटों के समानांतर हो जाती है, जबकि होना तट की तरफ प्रवेश करते हुए होना चाहिए, यानी होना किस तरह चाहिए, हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसून को, लेकिन हो जाती इस तरह, तो ये आगे जो है भारत के अन्य भागों में वर्षा करवाती हैं, लेकिन पूर्वमंडल तट के आसपास का क्षेत्र ये दक्षिण पश्चिम मानसून के समय शुष्क रह जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का सीधा सा मतलब है कि जो आपके यहाँ जून और जुलाई के महीने में दक्षिण पश्चिम की दिशा से, इसके बाद अगला चैप्टर आपका मानसून वाला ही है, सारी चीज को आप समझेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जान लेना है कि जो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ से आए, और इसमें दक्षिणी हो गया और पश्चिमी हो गया, यानी इस दिशा से प्रवेश करेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जून जुलाई के महीने में आता है और वापसी इसके अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर तक हो जाती है। अब इस समय अगर आप समाचार पत्रों में पढ़ेंगे, सितंबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर के महीने में चेन्नई और इन सब के इलाकों में, तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है बारिश पर्याप्त मात्रा में हो रही है, क्योंकि मानसून जब लौटता है, ठीक है, तो यहाँ पे आके वर्षा करा के इधर से आदता हुई पाऊंगे, तो यहाँ पे वर्षा करवा के तब फिर आगे की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। समझिए, अब पश्चिमी तट की बात करेंगे तो पश्चिमी तट में भी वर्षा होती है, लेकिन वो वर्षा मालाबार तट के पास ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ेंगे उसी अरब सागर की शाखाएं तमाम होती हैं, तो वर्षा की मात्रा थोड़ा सा कम होती जाती है। इधर वर्षा ज़्यादा होती है, हालांकि कर्नाटक के कुछ आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर भी दृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शेडो जोन बन जाता है, क्योंकि वो पश्चिमी घाट की आकार के कारण होगा, क्योंकि पश्चिमी घाट को पौने क्रॉस नहीं कर पाती। पर्वत पदीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, लेकिन पर्वत पार प्रदेशों में वर्षा नहीं हो पाती। जैसे अगर आर्द्रता भरी वायु है, मान लो ये पर्वत है, ठीक है, तो इधर आई, यहाँ की ऊंचाई पे जाके यहाँ बादलों का निर्माण हुआ और बारिश इधर हो गई। अब अगर ये हवाएं क्रॉस होगी, इधर भी वर्षा आए तो पर्वत पार भी वर्षा हो जाए, लेकिन वो हवाएं इतनी तेज नहीं होती हैं कि वो पश्चिमी घाट को पार करके इस क्षेत्र में वर्षा कराएं, तो ये वाला क्षेत्र जो है शुष्क रह जाता है, और बल्कि इधर वाला क्षेत्र जो होता है, इधर यहाँ पे 100-150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा आराम से हो जाती है पूर्वमंडल होती है। लेकिन वर्षा जो है वो बहुत सारी चीज़ें किसी भी स्थान पर डिसाइड कर देता है। जलवायु है, क्योंकि जलवायु किसी भी स्थान की मृदा, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की कृषि परंपरा, वहाँ के तीज त्योहार, बहुत सारी चीज़ों से गहराई से प्रभाव डालता है। ठीक है, तो जलवायु बहुत ज़्यादा प्रभाव हर जगह की संस्कृति में भी डालता है। जो भी चीज़ें आप रीति रिवाज में देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो अंतर दिखाई देता है, ठीक है, तो उस अंतर का मूल रूप कारण क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि चीज़ें नकल भी की जाती हैं, जैसे अगर ध्रुवीय प्रदेश या उच्च अक्षांश वाले देशों को अगर देखें, यूरोप में स्वीडन, फिनलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, इन सारे देशों को देखें, कनाडा, इन सारे देशों में देखिए आमतौर पर शराब का सेवन है, मांस का सेवन है, सब बहुत सामान्य सी बात है। सामान्य सी बात इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पे अगर ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे तो उस जलवायु में उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल डेली शाम को शराब पीते हैं, अपने यहाँ तरह नहीं पीते हैं कि रोटे, ठीक है, सम्मानजनक ढंग से खाते पीते हैं, ठीक है, मांस मछली ये सब बहुत सामान्य सी बात है। अपने यहाँ की तरह शाकाहारी लोग बहुत कम खाए जाते हैं, शाकाहारी लोग ना के बराबर खाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर शाकाहार को अपनाएंगे तो उनका खुद का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको जो शरीर में ऐसी ऊर्जा की जरूरत है कि उस जलवायु का सामना वो कर सके। हम अपने यहाँ क्या करते हैं, अपने यहाँ तमाम फिल्मों के माध्यम से और तमाम कल्चर का जो प्रदर्शन अपने यहाँ होता है, उसी चीज़ का हम लोग भी नकल कर लेते हैं।
दिन आप मांस मछली खाओगे, गर्म प्रदेश है, तो आपकी जो शरीर है तमाम रोगों से ग्रस्त हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि शराब वगैरह का भी सेवन, शराब कहने को होती है जो वहाँ पे पी जाती है वो ओरिजिनल चीज़ होती है, अंगूर वगैरह से बनाई जाती है, वहाँ पे उत्पादन भी सारी चीज़ों का बहुत सादगी होती है। इसमें उनके आसपास के क्षेत्रों में बागवानी कृषि में ये सारी चीज़ें खट्टे फल सबका जो है भारी मात्रा में उत्पादन होता है, तो वो सब इन चीज़ों से बनाई जाती है। अपने यहाँ क्या होता है, महुआ और गुड़ और यूरिया खाद, ये 3-4 दिन मिला के और सब गाँव के स्तर पे बना देते हैं। गांव में जो आदमी, जो महिला निरक्षर है, कुछ भी नहीं पढ़ी है, इतनी बड़ी रसायन शास्त्री कैसे हो सकती है? केमिकल के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस मात्रा में क्या मिलाया जाएगा, तो कहीं यूरिया ज़्यादा हो गई, कहीं अल्कोहल ज़्यादा हो गया, कहीं कुछ ज़्यादा हो गया, पता लगे सब लोग पी और कमी बढ़ गई। मैंने देखी कितनी दारू पी जाती है, कितने लोगों की मौत हो जाती है, किडनी में फेल हो जाती है। लेकिन शराब को तो इसे अपने यहाँ कल्चर के रूप में लोग अपनाते हैं, यानी दिखाओ और ये जो संस्कृति है, ये आप बहुत एडवांस आदमी, अपने यहाँ एडवांस आदमी या स्मार्ट आदमी की परिभाषा में ही आता है। ये ब्रांडेड कपड़ा पहनूँ, ठीक है, आपकी भाषा भी ऐसी होगी, सामने वाले को जल्दी समझ में ना आए, जहाँ जिस भाषा की जरूरत हो उस भाषा को छोड़ के दूसरी भाषा बात करो। जिसे जहाँ सब लोग अवधि जानते हो वहाँ जाके तमिल में बात करो, जहाँ सब लोग हिंदी के अलावा किसी भाषा से परिचित ना हो वहाँ जाके अंग्रेजी बात करो। ये तो क्या है, ये सब प्रोग्रेसिवनेस के उदाहरण है, जो भ्रम करने वाला प्रोग्रेसिव, यानी तो प्रगति के विचार माने जाते हैं। लेकिन ये सब पूरी तरह से केवल एक दिखावा होता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का, एक दूसरे से थोड़ा सा परस बनने का, ये सब केवल दिखावा। अपने जलवायु, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता, इसके भीतर कोई चीज़ नहीं आपको करना चाहिए, नकल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नकल करने से आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध के समय यूरोप के सारे देश लगभग इन्वॉल्व थे किसी न किसी पक्ष के रूप में, चाहे मित्र देशों की तरफ से या पूरी राष्ट्रों की तरफ से, सारे देश इन्वॉल्व थे। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, ब्रिटेन, डेनमार्क, सारे देश किसी न किसी तरफ से, यूएसएसआर, किसी न किसी ओर से सारे देश एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत हुई, पुरुषों की। जब पुरुष मर जाएंगे किसी का, अपने यहाँ की तो कराए नहीं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, पूरे यूरोप की अगर संख्या देखी जाए तो भारत से कम ही होगी, पूरे यूरोप की पुरुष की आबादी कम हो गई समझ लीजिए। तो पुरुष की आबादी कम हुई तो महिलाएं घर से निकल के काम करने जाने लगी तमाम फैक्ट्रियों में, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति को बहुत पहले आ चुकी थी। औद्योगिक क्रांति है, आपके पास मशीनें हैं, कच्चा माल आपका विदेशी देशों से आ रहा है, पूंजी आपके पास सबसे ज़्यादा है, शोध अनुसंधान आपको किए ही हैं। हालांकि एक लकड़े में फंस गए, वर्ल्ड कप में आप भी कूद गए, इकोनॉमी का एहसास हो जाएगी, परिवार टूट जाएंगे। इस वजह से महिलाएं वहाँ पर काम पे जाना शुरू कर दी। महिलाएं काम पे जाना शुरू, तो कई बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई काम किया जाएगा तो काम करने का भी अपना एक वस्त्र होता है, और साड़ी पहन के कोई महिला जो है कोई मशीन नहीं चला पाएगी, ये भी बिल्कुल तय बात है। उसके कपड़े भी उसी प्रकार के होंगे कि वो कंफर्ट महसूस करेगी। वहाँ छोटे कपड़ों का प्रचलन था, महिलाएं छोटे कपड़े पहन के जाने लगी हुई। अपने यहाँ भी अपने यहाँ छोटे कपड़े नहीं, अपने यहाँ से नंगे घूमने लगे, ये भी देखो हम एडवांस हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर जलवायु में अगर किसी भी चीज़ को आप अपनाते हैं तो आप बीमारियों से ग्रसित होंगे ही होंगे। आपके शरीर जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी कभी भी, ठीक है। अब आप रह रहे हैं गर्म प्रदेश में, यहाँ औसतन तापमान 30 से 35 डिग्री होता है, तो आपको बहुत सामान्य, बहुत शाकाहारी भोजन करना ही चाहिए, नहीं तो आपके शरीर तमाम तरह के ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाएगा। अपने देखिए नए नए रोग हर दिन लॉन्च हो रहे हैं, हर दिन नए नए वायरस फैल रहे हैं, ये सब इसी कारण है। अभी आप जो जाएंगे किसी टूरिस्ट पैलेस में घूमने, ठीक है, विदेशी आता है, लंबाई का लग रहा है 7 फुट,
अपने आप 5 आदमी को इसे उठा फेंक देंगे, अपने आप देखिए आदमी। हालांकि ये भी जलवायु का ही असर है, लेकिन खान पान का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है। कुपोषण, आधी आबादी को कुपोषण का शिकार। अभी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण 5 आया उसका डाटा है, भारत में 55% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं, यानी एनीमिया का मतलब खून की कमी, ठीक है। एनीमिया से ग्रसित रहेंगी 55% महिलाएं, तो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे होंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी उनको तमाम तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके खान पान, आपके व्यवहार, आपके समाज में जिस प्रकार का परसेप्शन है, वो सबसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। तो सबसे सटीक आपके लिए क्या होगा, जो आपकी जलवायु के अनुकूल होगी। जहाँ जैसी जलवायु वहाँ वैसा रीति रिवाज, त्योहार, खान पान, रहन सहन, आवास। पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वहाँ पे पत्थर के घर बनाए जाते हैं। जो ठंडा प्रदेश होता है, पत्थर का घर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी वाला प्रदेश है, आप ठोस और छप्पर के घर ज़्यादा आपको दिखाई देंगे, जो पेड़ पौधे भी आसानी से उपलब्ध हैं, घास फूस भी उपलब्ध है, और ऐसे घरों की आवश्यकता है कि जो ठंडा है। ठोस उसका ऐसा छप्पर जो होता है जो ठंडा रहता है। मैदानी प्रदेशों में आप देखेंगे मिट्टी के घर बनाए दिखाई देंगे, ईंट के भी दिखाई देंगे, पत्थर के भी दिखाई देंगे, यानी इस तरह से जो है मिश्र संस्कृति का विकास होता है, क्योंकि वहाँ पे समकालीन जलवायु या समकालीन संस्कृति की जलवायु पाई जाती है, यानी दोनों का एक तरह से संक्रमण प्रदेश होता है। क्योंकि उसी प्रकार का आपका आवास होता है, इसको भूगोल में बोलते हैं अधिवास। एक प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा के मैदानी प्रदेशों में अधिवासों के प्रतिरूप किस प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो अधिवास आपके जलवायु से ही निर्धारित होंगे। एक अगर आप दक्षिण भारत की फिल्में देखेंगे तो आप जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की जलवायु पढ़ रहे हैं, उसी के अनुरूप वहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, उसी के अनुरूप वहाँ सारी चीज़ें दिखाई देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पाठ देखिए। देखो, खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से इसमें पश्चिमी घाट में लिखना इधर वाले खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से पश्चिमी तट समृद्ध है, पश्चिमी तट समृद्ध है। यहाँ पर मालाबार तट के पास मोनोजाइट निक्षेपों में थेरियम जैसे परमाणु खनिज मिलते हैं। थोरियम जैसे परमाणु खनिज मिलते हैं। तो महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है जो भारत में केरल के पास जो मालाबार तट है, जो मालाबार तट की चर्चा की है ना, तो मालाबार तट पे तमाम मोनोजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। उस निक्षेप में थेरियम एक परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम होता है, ठीक है, उसी प्रकार का थोरियम भी एक परमाणु खनिज है। परमाणु खनिज पूरी दुनिया में इसका वितरण भी बड़ा समान है, और इसका जो आयात निर्यात होता है बहुत जटिल प्रक्रिया होती है आयात निर्यात की, क्योंकि जिन देशों के पास में उपलब्ध है प्राकृतिक रूप से, ठीक है, वो देश उन्हीं देशों को केवल सप्लाई करते हैं जिसको विश्वसनीय मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो धारी तलवार परमाणु खनिज होते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया। तो यूरेनियम दो तरीके का प्रयोग होता है, ऊर्जा में प्रयोग होता है और एक बम बनाने में प्रयोग होता है। मगर गैर जिम्मेदार देश को भी दिया जाए तो पहले मुझे दिया था कि लगभग 50 के दशक के बाद में जितने भी ऐसे देश थे, लोगों ने अपना एक संगठन बनाया NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, मतलब कि भैया हम
उन्हीं देशों को देंगे परमाणु खनिज जो वो देश इसका ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करेंगे, केवल ऊर्जा के लिए। इसके अलावा बम बनाने के लिए किसी भी देश को ऐसे खनिज संसाधनों को नहीं देंगे। भारत जैसे विशाल देश में ऊर्जा की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इतनी आबादी, इतने रोजगार होने चाहिए हर चीज़ के लिए। भारत ने भी तमाम देशों से मांग की, दूसरी भी अमेरिका से बहुत सारी कोशिशों के बावजूद जो है भारत का समझौता 2008 में हो पाया। 2008 में स्वयं प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, उनकी बड़ी उपलब्धि नहीं कहा जाता है और इसका तमाम पार्टियों ने उसमें विरोध भी किया कि नहीं यार ये तो बहुत गलत कर दिया, आपको नहीं लेना चाहिए वो। लेकिन क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में, तो 2008 में समझौता हुआ कि भैया हम केवल ऊर्जा के लिए इसको लेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सारे देशों से भी भारत जो है परमाणु समझौता कर चुका है, ठीक है। इन देशों से भी भारत को परमाणु खनिज प्राप्त होते हैं, लेकिन वो परमाणु खनिज केवल आप ऊर्जा के उद्देश्य से प्रयोग करेंगे, आप कोई ऐसा हथियार नहीं बनाएंगे जो विध्वंसक हो। और चूंकि ये दो धारी तलवार ऐसे हथियारों का निर्माण भी किया जा सकता है परमाणु वगैरह का, जिससे पूरी दुनिया में तबाही लाई जा सकती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हथियारों से सुरक्षा, जो पाकिस्तान के पास में मान लीजिए परमाणु संपन्न देश वो भी है, कहीं का बम जो है परमाणु आतंकवादियों के हाथ में लग जाए क्या होगा, रोज बेल कर सकते हैं जो है। चलो ठीक है, हम तय कर रहे हैं, पंजाब के पास नहीं कर रहे हैं, दिल्ली तक जाएगा इसका प्रभाव, मुझे छोटे समझ जाए तो कितनी ताकत होती है उसमें कि मैदान में बदल देगा जैसे जैसे शहर को। ठीक है, तो इसलिए हर साल भारत और पाकिस्तान देखिए लड़ाई जगह अपनी तरफ, लेकिन हर साल वो अपने यहाँ के 1 जनवरी और 1 जुलाई इन हर 6 महीने में अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। भैया हमारा आपका युद्ध भी हो जाएगा, अगर हम दोनों लोग लड़ भी जाएंगे कहीं पे इसी बात को लेके, तो हम भैया अपना परमाणु खनिज जो है यहीं पे रखे हुए हैं, आप यहाँ पे भी कोई हथियार न चलाइएगा, नहीं आप भी जाएंगे और हम भी चले जाएंगे, ठीक है। और दोनों देश एक दूसरे से समझौता 1990 में किया गया कि भाई होते ही हैं हमारे आपके बीच में, तो हम दोनों देश इतनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे कि कम से कम जो है एक दूसरे के ऊपर हम या एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पे इस प्रकार का हमला नहीं करेंगे जिससे ज़्यादा तबाही हो जाए। तो देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में इतना सब कुछ हो गया, 2-2.5 साल से चल रहा है मारकाट, लेकिन अभी भी परमाणु हथियारों के प्रयोग की कोई बात ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी, जो 2 लोग बहुत मारे गए हैं। और परमाणु ज्ञान की विविधता दुनिया में बहुत कम स्थानों पर चली है जहाँ आज भी उसका प्रभाव है। तो भारत में उदाहरण के रूप में एक घटना हुई थी 1984 भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। अभी जो हम उसका प्रभाव छोटे स्तर पर हुआ था, मुझे जो है फैक्ट्री में बारिश हो गया था ऐसी गैसों का, जहरीली गैसों का। आज भी वहाँ विकलांग लोग पैदा होते हैं। जापान ने उसको झेला है, जापान से यही पूछिए उसका क्या हाल है, वहाँ पे जो उससे संबंधित शोध अनुसंधान आज भी होते हैं, उसमें भी तमाम सारे तथ्य सामने निकल जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे जो विकल्प होते हैं सबसे जिम्मेदार देशों के पास होने चाहिए। और दूसरी चीज़ कि भारत ने अपने परमाणु हथियार विकसित किए परीक्षण वगैरह के, तो भारत ने भी कहा कि वो भैया बहुत शांति प्रिय देश है, हमने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, यानी पहले प्रयोग नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, पहले नहीं प्रयोग करेंगे और कोई प्रयोग कर दे भैया तो हम भी करेंगे। हालांकि अब इस पर पुनर्विचार करने के बाद विद्वान और तमाम नेता जो है बात कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करें भारत में कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी जो है ये अच्छी नहीं। भैया हम पहले मार रहे हैं तभी मार रहे हैं, हम भी पहले प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको हटाया जाएगा। लेकिन इसे हटाने का प्रभाव आर्थिक रूप से हो जाता है, क्योंकि दुनिया में ये मैसेज चला जाएगा कि भारत जो है शांति और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। तो तमाम हमारे आयात निर्यात होते हैं, तमाम देशों से हमारे संबंध जो हैं, ठीक है, तमाम व्यापारिक संबंध तो सब बिगड़ने लगते हैं, इसलिए सब चीज़ बहुत सोच समझ के ली जाती है। अब थोरियम खनिज है, लेकिन इसकी जो प्रयोग करने का तकनीकी है वो भी पूर्ण रूप से भारत के पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग ऊर्जा के क्षेत्र में होता नहीं। जो मालाबार करके थोरियम खनिज आया था इसका प्रयोग नहीं होता। अभी भारत में जो परमाणु बिजली घर हैं, ठीक है, उसमें यूरेनियम
इन सबसे ही संचालित है ज़्यादातर। कलपक्कम में है, आपके उत्तर प्रदेश में भी एक प्लांट है, कहाँ पे? नरोरा में, ठीक है, रावतमाटा में है, तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पहला प्लांट वही लगाया गया, ठीक है ना। 20-22 प्लांट पूरे देश में, तो इस सबको भी आप लोग याद करिएगा कि बार एग्जाम में पर इससे संबंधित पूछे जाते हैं। एक तरफ आप में खनिज संपन्न है और दूसरी तरफ देखिए पूर्वी घाट की तरफ खनिज रहित, यानी यहाँ पे नाम मात्र के खनिज है पूर्वी तट के पास में, यानी इधर के क्षेत्र में खनिज आपके ना के बराबर पाया जाए। तो इधर के क्षेत्र में जो है, जहाँ पे जो केरल का तट है, यहाँ पे मोनोजाइट बालू के निक्षेपों में थोरियम खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो ये तट बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब पूर्वी जो तट है उस पर खनिज रहित, बता एक शब्द लिख दीजिए, खनिज रहित हो जाएगा। अगला लिखिए, पश्चिमी तट पर मसाला, कॉफी, नारियल, काजू, आवाज जा रही है पीछे तक? चलिए ठीक, निकल की तरफ क्लास खत्म हो जाए तो आवाजें नहीं आ रही थी, हम लिख ही नहीं पाएगा। तो इतने दुखदायी स्थिति है कि सारी कहानी खत्म तक बताया कि हम सुन नहीं गए। पहले बता देते तो हम बहुत तेज बोलते, इसलिए हम पूछा करेंगे बीच में की आवाज जा रही है, तो आज हमको हाथ से माइक पकड़ना पड़ रहा है, इनको दोनों चार्ज ही नहीं, एक संकट तो यही है, ठीक है। हालांकि विचार करवा रहे हैं, लेकिन चलेगा तो ठीक है। बड़ा अजीब लगता है, इसे मेरा भाषण देने के पड़ेगा नहीं। चलिए, इस तरह हम लोग 15 अगस्त को 26 जनवरी में भाषण देते थे, पहले कविता उधर सुनाते थे, आप लोग भी सुनाए होंगे, नहीं सुनाए हैं? हाँ, तो एक है। चलिए क्या लिखे हैं, पश्चिमी तट पर काफी, मसाला, काजू, नारियल तथा आम की हापुस किस्म का उत्पादन, आम की हापुस किस्म का उत्पादन किया जाता है। का विशेष उत्पादन किया जाता है, इस तरह का विशेष उत्पादन किया जाता है। अब देखो, जैसे वहाँ की जलवायु है, जैसे वहाँ की चट्टानें हैं, उसी प्रकार का देखिए कृषि भी वहाँ पे प्रचलित है। अब देखेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, ये सारे एरिया में अगर देखेंगे तो नारियल, दाल, ये सबके बीच आपको बड़ी मात्रा में दिखाई देंगे। काजू का उत्पादन आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक के पश्चिमी घाट के भागों में किया जाता है। मसाला के लिए केरल आप लोग जानते ही हैं, मसालों का बागान उसे कहा जाता है, ठीक है। आम की हापुस किस्म, देखिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है आम का उत्पादन होता है, वही वहाँ पे हापुस किस्म का जो आम होता है, ठीक है, उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसका ज़्यादातर निर्यात भी किया जाता है। इसी तरह एक आम है अल्फांसो आम, ठीक है। अल्फांसो आम भी लगभग इसी क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। 2014 या 15 की बात है, भारत ने यूरोप को अल्फांसो आम निर्यात किया था, और जितना आम निर्यात किया था, इसी एक आम में कीड़ा निकला है, ठीक है। और पूरी खेत जो है यूरोपीय देशों ने भारत को वापस दे दी गई, इससे बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। अगर किसी देश के प्रोडक्ट को, जैसे अपने यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट को हम लोगों ने धारणा बनाने के लिए बहुत घटिया प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए मुहावरा बन गया है, फिर आज का चाइनीज सामान है तो इसका कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरीके से अगर आपके किसी भी उत्पाद का पूरी दुनिया में बाइकाट किया जाता है, किसी जो है किसी एसेडरा पॉइंट के लिए, खराब चीज़ों के लिए, तो समझिए किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होता है, क्योंकि तब शंका इसमें पैदा हो जाता है। अगर आप अगली बार आप अच्छा भी भेजेंगे तभी आदमी उसको चेकिंग वगैरह जरूर करवाएगा कि हाँ देखें तो इसमें क्या है, ऐसा तो नहीं किया हुआ फिर भेज दी हो, लेकिन अल्फांसो किस्म का आम, ठीक है, ये हापुस किस्म का आम, उसका भी उत्पादन लगभग किसी क्षेत्रों में किया जाता है और सारे दूसरे क्षेत्रों में है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से हापुस किस्म का उत्पादन जो आम की है वो पश्चिमी तट के आसपास के क्षेत्रों में ही किया जाता है। चलिए पूर्वी घाट की तरफ देखिए, पूर्वी तट की तरफ, पूर्वी तट पर
कि ये यहाँ पे तमाम नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, तो यहाँ पे जलोढ़ मैदान विकसित होगा, इस प्रकार की चीज़ें होगी नहीं होगी, नमी वाला क्षेत्र होगा, तो यहाँ पे किस चीज़ों का उत्पादन किया जा सकता है? चावल। बहुत सही, गुड। तो देखो इसमें क्या सोचने वाले हो, देखो पूर्वी तट पर मुख्य रूप से चावल तथा ताड़ की खेती, पश्चिमी तट पर चावल तथा ताड़ की खेती विशेष रूप से की जाती है, विशेष रूप से की जाती है। सोनल कहाँ ले जाते हो, डेली लेट हो जाता तुमको, हैं? और इसका क्या नाम है? तुम्हें बार बार बुला दे तुम्हारे नाम को, इसका क्या नाम है? सोनम। अच्छा, इनका सोनल और का सोनम। चलो बैठ जाओ, समय जाए करो, ठीक है? समय जाए करो, आगे सीट खाली रहती तो आगे भी बैठा करो कभी कभी आप लोग, ठीक है? नहीं होता है ये वो है जो छूटने वाला तरीका तुम लोग का, पीछे बैठने का जो, ये आगे भी बैठा करो। कल से जितने चेहरे पीछे दिखाई दे रहे सब आगे होंगे, और आगे वाले चेहरे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके पीछे बैठने को जाते हैं, सबको सबका अनुभव मिले। आगे बैठने लोग तो बल्कि ज्यादा कभी पर तुम पूछते ही नहीं, मुझे लग जाता है कि हाँ तुम बच्चों कॉन्फिडेंस ठीक ठाक है, जो लोग तैयार वर्ग करके आए होंगे, और जो पीछे बैठते हैं तो अनावश्यक संदेह पैदा हो जाता है कि यार पीछे छूट के बैठे इसका मतलब कुछ तो मामला है गड़बड़, लेकिन तो आप लोग संदेह न पैदा करवाइए, ठीक है? अगला एक पॉइंट लिखिए, देखिए पश्चिमी तट के सहारे प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है। पश्चिमी तट के सहारे प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है। इसके दो कारण हैं, इसके दो कारण हैं। पहला, इसका दंतुरिन आकार, पहला इसका दंतुरिन आकार, दंतुरिन आकार, दंतुरिन आकार, और दूसरा अवतलन से तट की तट की गहराई अधिक होना, तट की गहराई अधिक होना, अधिक होना। उदाहरण के रूप में लिखो, दो चार बंदरगाहों का नाम आप लिख दीजिए, प्राकृतिक बंदरगाह हैं पश्चिमी तट के पास में। तो सबसे पहले लिखिए मुंबई, नहावा सेवा, नहावा खावा में लिखिएगा, तो इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू जेएलएन बंदरगाह। न्यू मैंगलोर, मारवा गोवा, कोची आदि, कोची आदि, कोची आदि। पूर्वी तट में लिखो, पूर्वी तट के सहारे प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है क्योंकि पूर्वी तट उमज्जन का उदाहरण है, उमज्जन का उदाहरण है। एवं महाद्वीपीय मग्न तट एवं महाद्वीपीय मग्न तट लगभग 500 मीटर चौड़ा है, लगभग 500 मीटर चौड़ा है।
तथा मग्न तट पर जल की गहराई कम होती है। मग्न तट पर जल की गहराई कम होती है। महाद्वीपीय मग्न तट बताते, महाद्वीपीय मग्न तट आप पूछ रहे हैं? अच्छा, उमंजन, देखिए उमंजन और निमंजन दो शब्द हैं। जहाँ पे भी सतह जो है उठी हुई होगी, ठीक है, उसको उमंजन कहते हैं। और जहाँ पे कोई सतह अवतरित हुई होगी, नीचे धंसी होगी, उसको हम लोग निमंजन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? नहीं आया समझे? ठीक है। और एक शब्द इसमें है महाद्वीपीय मग्न तट। देखो भैया, महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है ये पहले को सागर का भाग होता है, इसको स्थल का ही भाग माना जाता है, लेकिन इसमें बहुत कम पानी होता है, निचला क्षेत्र होता है, इससे तट से ही लगा हुआ क्षेत्र होता है। तो समझ जाते हैं, तो लेकिन नहीं समझ नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई तट है, जैसे मान लो ये स्थल भाग है, यहाँ तक स्थल भाग है, और इसके बाद जलीय भाग होगा। तो यहाँ तक का क्षेत्र यानी जहाँ तक बिल्कुल उथला क्षेत्र होगा, ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे ये मूल रूप से स्थल का ही भाग है, इसको स्थलीय भाग माना जाता है। लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पे थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, तो उसको हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं। लेकिन इसमें महाद्वीप का शब्द जुड़ा है, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, और इसके आगे का क्षेत्र से ये क्षेत्र हो गया कम गहरा क्षेत्र है, तो यहाँ पे इसको महाद्वीपीय मग्न तट बोलेंगे। और इसको बोलेंगे आगे महासागर, जो भी सागर होगा, महासागर होगा, उसके नाम से बोलेंगे। ठीक है, समुद्र पढ़ाएंगे, समुद्र विज्ञान क्वेश्चन होती है, इसी में आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें हम विभाजन किया जाता है, ठीक है, उस सबको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और ये महाद्वीपीय मग्न तट, तो पूर्वी भाग जो दिया है यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट जो है ये लंबा, ठीक है, इसलिए लंबा है क्योंकि ये उमंजन का उदाहरण है, यानी ऊपर उठे हुए भाग का उदाहरण है। और यहाँ पे जल की गहराई बहुत कम है, जहाँ पे जल की गहराई कम होगी, ठीक है, वहाँ पे बंदरगाह जो है वो बहुत कम होंगे, और खास करके प्राकृतिक बंदरगाह जो बहुत कम दिखाई देंगे, क्योंकि बंदरगाहों के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या है, क्योंकि गोदी जो है या जहाँ पे जहाजों का उनको खड़ा करके सामान लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है, वहाँ पे गहराई वाला क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, कि जहाजों का आवागमन आसानी से हो सके। ठीक है, उसके लिए चाहिए अधिक गहराई वाला जल। तो यहाँ पे जब महाद्वीपीय मग्न तट ही 500 मीटर चौड़ा हो गया है, तो यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या ना के बराबर। एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ठीक है, एक बड़े बंदरगाहों में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक बंदरगाहों में यही है। बाकी तूतीकोरिन, चेन्नई, ये सब कैसे बंदरगाह है, पीओ, चिदम्बरम, ये सब ऐसे बंदरगाह हैं जो कृत्रिम रूप से विकसित किए गए, यानी वहाँ के जो अवसाद हैं उनको हटा के बंदरगाहों के पास में गहराई बढ़ाई गई, तब जाके जहाजों का आवागमन वहाँ पे आसानी से हो सका। ठीक है, तो ये रहा भैया आपका पूर्वी तट और पश्चिमी तट के मध्य में तमाम सारे अंतर। ठीक है, इसमें बहुत सारे बिंदु जो हैं समझने लायक हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल हैं, और कुछ ऐसे बिंदु हैं जो फैक्चुअल हैं, जिनको आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है कि आप कभी भी तो ये सारे प्रश्न आपके सामने तमाम जगहों पे प्री के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग हर साल आपको दिखाई देंगे, और मेंस के एग्जाम में भी आपके सामने तमाम ऐसे प्रश्न जो है दिखाई देंगे। अब इसमें भूआकृतिक प्रदेशों में एक लास्ट बचा है। लास्ट क्या बचा है? लास्ट का आधा बचा है, क्योंकि तटीय मैदान हो ही गया है। अब बचा है द्वीप समूह। तो अब हेडिंग डालिए द्वीप समूह। द्वीप समूह बहुत स्वाभाविक सी बात है कि इतने बड़े तटीय सीमा वाले क्षेत्र में बहुत सारे द्वीप भी होंगे। ठीक है, उसमें भारत में भी कई सारे द्वीप हैं, इसमें भारत का अपना जो है अस्तित्व है। उसमें मुख्य तौर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लिया जाता है, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप हैं,
इसके अलावा गंगा सागर है, न्यूमोर द्वीप है, तमाम ऐसे छोटे छोटे भी द्वीप हैं जिनका भी सामरिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से, व्यापारिक रूप से भी अपना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्व है। ठीक है, तो उन सबकी भी चर्चा दो चर्चा लाइन निकल के मुख्य तौर पे हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके बारे में और लक्षद्वीप जो है उसके बारे में देखेंगे। अब डालिए क्या, पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद तक डालिए। लिखिए क्या डालें, द्वीप समूह इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें कोई एक द्वीप नहीं, तमाम द्वीपों के समूह, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, सैकड़ों की संख्या में द्वीप हैं। लक्षद्वीप तो उसमें भी तमाम बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, तो इसलिए इसी को द्वीप समूह कहा जाता है। द्वीप समझ रहे हैं आप लोग ना? सोनम, इसको बगल वाले तो तुम्हारा क्या भूल गए ना, दोनों एक ही ना? अच्छा सोनम, आप तो बताओ भैया द्वीप क्या है? हाँ वेरी गुड कितना अच्छा बता रही है। इसलिए तो लोग कहते कर पाया उनको बता दिया, बोले पूछा जाए। कई बार लोग जानते हुए भी झेप जाते हैं, ठीक है, चीज़ों में तो उलझना नहीं। ठीक है, जो आ रहा है वो बता दो, बैठ जाओ। ठीक है, गलत भी बताओगे तो अच्छा ही लगेगा। ठीक है, बोलना ही जरूरी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, थोड़ी जरूरी की सब चीज़ बता ही देना, इतना जानता होते तो कहीं पढ़ने आते, ये भी तो अपने आप में करता है। इसलिए पूछा जाए तो आप लोग पहली हिम्मत तो वही है कि आप खड़े होकर बताइए सही या गलत। ठीक है, क्या कह रहे हैं, टेस्ट ले लिया जाए क्या, मौखिक वाला सबसे एक टॉपिक पूछ लिया जाए? हैं, कितने लोग तैयार हैं? एक पढ़े लिखे हो तैयार होंगे, जो तो बिल्कुल कथा होता टाइप का पढ़ते हैं वो सब नहीं तैयार होंगे। चलो अभी 1-1.5 घंटे कथा सुनेंगे, फिर प्रसाद मिलेगा, आएंगे, फिर आराम से चले आएंगे। ठीक है, प्रसाद तो नहीं मिलता है, लेकिन इससे बड़ा प्रसाद आपके लिए कुछ नहीं है। चलिए टेस्ट वाला छोड़ देते हैं, कई लोग बहुत कम लोग तैयार हैं, खाली 3-4 लोग जो लोग थोड़ा मेहनत करते हैं तैयारी ठीक ठाक है, कोई लोग तैयार है, बाकी लोग जो है बिल्कुल सांप सूखने जैसी स्थिति होगी। अपने यहाँ कहावतें कहते हैं, जैसे कोई अचानक कोई सी चीज़ हो जाए तो आदमी इसको बोलना अचानक बंद कर देता है, अचेत अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो उस अवस्था में आप लोग पहुँच गए, तो इसलिए आज टेस्ट कैंसिल। ठीक है, क्यों ठीक रहेगा? तुम्हें पूछ रहे हैं, मूर्ति तरह बैठी हो हीला डोला करें हम लोग। चलिए फिलहाल हम लोग द्वीपों पे आते हैं, इसमें भी बहुत सारे तथ्य हैं ज़्यादातर। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में भारत के कई छोटे बड़े द्वीप अवस्थित हैं, कई छोटे बड़े द्वीप अवस्थित हैं, जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप प्रमुख हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप प्रमुख हैं। इसके अलावा भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन पा अधमा बा होना, पंबन द्वीप, न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप आदि भी सम्मिलित हैं,
चयन करिए। इन सारे द्वीपों की स्थलीय संरचना भिन्न भिन्न है। स्थलीय संरचना भिन्न भिन्न है। स्थलीय संरचना भिन्न भिन्न है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार माना जाता है। हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार माना जाता है। हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार माना जाता है तथा कुछ द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया से भी हुआ है तथा कुछ द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया से भी हुआ है। ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया से भी हुआ है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही बैरन एवं नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी क्रिया के ही परिणाम हैं। ज्वालामुखी क्रिया के ही परिणाम हैं। जबकि लक्षद्वीप का निर्माण परवाली जीवों के निक्षेपण से हुआ है। परवाली जीवों के निक्षेपण से हुआ है। परवाली जीवों के निक्षेपण से हुआ है। अभी सब बताएंगे क्या करके, परेशान नहीं होना। जीवों के निक्षेपण से हुआ है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी तरह से विस्तारित है। द्वीपों के रूप में तमाम छोटे बड़े उसमें कई द्वीप हैं जिनकी चर्चा हम भारत के परिचय में भी करवा चुके हैं। आप लोग अगर पढ़े हुए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लिखवाई देंगे, कोई दिक्कत हमको ज़्यादा नहीं। मैं बनवा के इसी में दर्शा देंगे। लेकिन भैया ये सारे द्वीप हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो है वो कई कारणों से हुई। कई सारे द्वीप ऐसे हैं कि जो ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में जैसे मैंने उदाहरण लिखवाया है बैरन एवं नारकोंडम। और सबसे मुख्य बात ये है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, माना जाता है, जैसे हम लोग देखे हैं जब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने देखा है हम लोगों ने कि पूर्वांचल की पहाड़ी, वहाँ भी मैंने डिस्कस किया था कि पूर्वांचल की जो पहाड़ी वो हिमालय का ही विस्तार है, ठीक है। और उसी हिमालय का विस्तार यहाँ पे समुद्र में या बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में भी तमाम विद्वान इसको मानते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया हो गई, एक हिमालय का विस्तार हो गया। और लक्षद्वीप जो उसमें अधिकांश द्वीप निर्मित हैं, ठीक है, उसमें माना जाता है कि परवाली जीव होते हैं। परवाल मिट्टी जो होती है समुद्र में एक तरह का मुझे समुद्री इकोसिस्टम है, ठीक है। जो परवाली जीव होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों पे रहते हैं, अपना एक खोल बना के, ठीक है। समुद्र में परवाल मिट्टी का बड़ा महत्व है। तो माना जाता है कि उन्हीं के निक्षेपण से
लक्षद्वीप के का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीपों का निर्माण हुआ है। प्रवाली द्वीपों के क्षेत्रफल जो है उत्पत्ति इनके 2-3 भागों से सबकी हुई है। अब क्योंकि आज के दुनिया में इन द्वीपों का महत्व आर्थिक के साथ साथ और अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ गया है। और सबसे ज़्यादा अगर बढ़ा है तो वो सामरिक क्षेत्र में। ठीक है, सामरिक क्षेत्र में तमाम देश जो है ऐसे क्षेत्रों में अपना सैन्य अड्डा बना रहे हैं अपने तटों की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से महत्व है ही है, बहुत ज़्यादा महत्व पर्यटन की दृष्टि से। दूसरा महत्व जैव विविधता के दृष्टिकोण से, क्योंकि जैव विविधता के रूप में बहुत सारे द्वीप जो हैं ये परिपूर्ण मतलब उच्च जैव विविधता पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु किसी प्रकार की। इसके अलावा सांस्कृतिक रूप से भी बहुत उच्च जो है क्षेत्र होते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत की तमाम ऐसी आदिम जनजातियाँ निवास करती हैं कि जिनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, उनकी जो संस्कृति है बहुत ही मतलब विरल है। ठीक है, ऐसी संस्कृतियों को कोई भी राष्ट्र नहीं चाहेगा कि वो समाप्त हो। ठीक है, तो सांस्कृतिक रूप से भी इन सारे द्वीपों का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सोमपेन, ओंज, अंडमानी ये सब ऐसी जनजातियाँ हैं कि जिनके इनमें से कई ऐसी हैं कि जिनके परिवारों की संख्या दर्जन के नीचे पहुँच चुकी है। ठीक है, बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे, और सरकार का पूरा प्रयास है कि इनका ये सब विलुप्त न हो। और ये किसी बाहरी संस्कृति के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं रहते। ठीक है, अगर बाहरी व्यक्ति पहुँच गया तो समझो कि उसके लिए काल है। फिर भारत में भी अभी 3-4 साल पहले अगर आप देखें होंगे समाचारों में, कोविड के आसपास की बात है, एक अमेरिकी नागरिक ठीक वहाँ पे गया और जाके उन लोगों का फोटो शूट करने लगा, तमाम ऐसी एक्टिविटी करने लगा। जो आदमी जो जिस संस्कृति का अपना ऐसी विशेषता है जिसमें आधे लोग जो है अभी भी आज के समय में नंगे रहते हों, कंदमूल फल खाते हों, केले के पत्ते पहनते हों, धनुष तीर चलाते हों। ठीक है, यानी आज से जो काम आज से 1000-2000 साल पहले करते हैं वो आज वहाँ पे वो दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई आदमी टाई बेल्ट सूट लगा के डिजिटल कैमरा लेके पहुँच जाएगा तो अलग नहीं दिखेगा। ठीक है, और कोई भी संस्कृति किसी बाहरी व्यक्ति के परिवेश को नहीं कभी स्वीकार करती है। वैसे आदिम संस्कृतियाँ तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करती। ठीक है, हालांकि सरकार ने 2009-10 में ही वहाँ पे ऐसी सभी गतिविधियों पे प्रतिबंध लगा दिया। अगर आपको जाना है किसी शोध अनुसंधान के उद्देश्य से तो आप पहले सरकार से अनुमति लीजिए, आपको पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी, वहाँ का स्थानीय प्रशासन आपके साथ होगा। ठीक है, यानी किसी चीज़ में अगर शोध अनुसंधान कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन आप अगर ये सोचिए कि ऐसे क्षेत्रों में जाके उनके साथ घुल मिल जाए तो ये बहुत नामुमकिन है, बहुत असंभव से जैसी स्थिति होगी। ठीक है, सरकार ने वहाँ पे क्या किया, कुछ लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से जाते थे तो वहाँ पे जो लोग नेचर होता है ना, जिसकी संख्या अधिक होती है उसको अनावश्यक रूप से शरारत खोज दी जाती है। जब मैंने यहाँ देखें आप लोग अगर चीज़ों को अगर आप ऑब्जर्व करते होंगे तो ठीक है, तो बारात में जो लोग जाते समय बहुत ज़्यादा मतलब प्रोएक्टिव रहते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिव। उनको किसी उनकी बात देंगे, ठीक है, किसी को भी गाली देते हुए जाएंगे, यानी अनकंट्रोल पोजिशन में होते हैं। वो क्यों होते हैं? वही व्यक्ति अगर अगले दिन आपको साइकिल से जाते हुए दिख जाएगा कहीं रोड पे, बिल्कुल शांत मन से जाएगा, बिल्कुल जानता है अकेले हैं, तुरंत थपड़ियाँ दे जाएंगे। वहाँ पे जाते हैं 30-40-50 लोग नहीं किराए भर के आदमी हैं, तो भाई हमारी गलती भी होगी तो कम से कम मार को नहीं ये खाएंगे, भले कोई डांट रोक दे तो अलग विषय रहेगी। इसलिए आदमी का व्यवहार भी संख्या में निर्भर करता है। अब वहाँ पे कुछ लोग गए, उन लोगों को बिस्कुट वगैरह का अपना लालच दिए, खिलाए उलाए, बदतमीजी की, फोटो शूट की, इस प्रकार की गतिविधि आई। सरकार ने तुरंत कहा कि वैसा है कि आप फोटो शूट करना है भैया दूर से ही कीजिए। सरकार ने पूरा जारी लगवा दिया कि अगर उस क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो उनके आसपास भी नहीं कर पाएंगे, मतलब 200 मीटर से दूर से जारी लगवा दिया पूरी सरकार ने कि भाई इनके क्षेत्र में आप घुसी ही करेंगे। अगर आपको देखना है तो आप इधर से देखिए कि क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा आवास में रहते हैं, किस प्रकार की गतिविधि करते हैं, वो सब आप दूर से देखिए। आप उनसे प्रत्यक्ष संपर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आए दिन घटनाएं हो जाती हैं, तीर धनुष से वो मार देते हैं। अभी जो 18 नागरिक को मारे हैं, तीर धनुष से ही मारे हैं।
क्योंकि उनके पास कोई 43 राइफल नहीं पहुंची है, ठीक है। तीर धनुष से ही वो अपना मार देंगे, 2-4 तीर लग जाएगा तो नहीं मैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी सारे युग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के द्वीपों के महत्व का वर्णन कीजिए, तो अगर द्वीपों के महत्व की बात आएगी तो सबसे पहले आप बोलेंगे सांस्कृतिक महत्व, पर्यावरणीय महत्व, इन सबकी चर्चा आप कर सकते हैं लोग। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आज के समय ज़्यादा प्रासंगिक हो गया सामाजिक महत्व, ठीक है। अब देखिए भारत में भी तमाम लैंग्वेज में सारे द्वीपों के अवस्थित हैं। पोर्ट ब्लेयर में एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि इसकी आपात स्थिति आई तो सेना वगैरह उतारने की, तो हम भी वहाँ उतार सकें, ठीक है। कोई देश हमारे ऊपर हमला करता है तो तमाम सारे ऐसे संसूचना के केंद्र वहाँ स्थापित किए गए हैं कि हमको महासागर में भी कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन से देश के साथ अभ्यास कर रहे हैं, कौन से जहाज जा रहे हैं जिसमें जो कोई आपत्तिजनक सामग्री जा रही है या मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, सबकी निगरानी करने के लिए तमाम ऐसे टावर भी स्थापित किए गए। भौगोलिक महत्व है ही भाई, भौगोलिक महत्व इस रूप में तमाम पुराने द्वीप हैं तो बहुत सारे भौगोलिक रहस्यों को सुलझाने में भी ये सब सारे मदद कर सकते हैं। तो ये सारा महत्व आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे डायमेंशन में आपको एक ही चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक बेहतर सटीक उत्तर लिख पाएंगे, मौलिक तभी लिख पाएंगे, जैसे हवाबाजी में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब आगे एक लाइन लिख लीजिए। ठीक 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 हमारा लड़का है स्कूल से आएगा तो उसको पहले फोन करेगा कब आ रहे हो, ये लाना है आइसक्रीम और ये पूरा अपना होटल, तो डेली यही चीज़ें बताएगा आपको। मैंने बताया तुरंत काट दीजिएगा, मैंने बताया 5 बार आएगा मिलाना मिलाना बहुत मिलाता है। चलिए फिलहाल इसी में आगे लिख दीजिए। महत्व मैंने समझा दिया है, लेकिन अब आपको महत्व लिख सकते हैं अपने स्तर से, मैंने यहीं पे दे दिया है। पैराग्राफ चेंज है, थोड़ा सा 2 लाइन और लिखिए, उसके बाद थोड़ा सा तथ्यात्मक लिखवा देते हैं। सभी पॉइंट जो है देखिए, जलवायु की दृष्टि से जलवायु की दृष्टि से ये दोनों लिख दिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। जलवायु की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आते हैं, जहां औसत वार्षिक वर्षा जलवायु की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आते हैं, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। इसीलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाएगी? जलवायु में पढ़ेंगे इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर के आसपास, हाँ, इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में जो है आपका इक्वेटर वगैरह समझ आए ना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसको हम बोलते हैं, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
ठीक है। तो उसके आसपास के क्षेत्रों में मुख्यतः 10 से 15 डिग्री अक्षांश के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, जो पूरा मिटाते हैं पूरा दर्शनी के लोग समझ गए, ठीक है। मान लो ये आपका ग्लोब है, इसका है ग्लोब है, ठीक है। तो इसमें जो गोलार्धों को बांटा गया है, ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से नीचे का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध। तो यह जो विषुवत रेखा है, ठीक है, वो 0 डिग्री है या भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं। इसी के आसपास का लगभग 10 से 15 डिग्री का क्षेत्र जो होता है, ये होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रदेश। उष्णकटिबंधीय जलवायु के प्रदेश की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो यही है कि यहाँ पे वर्षा जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि सूर्य का प्रदेश को भारी मात्रा में प्राप्त होता है, सूर्य की किरणें सीधी ज़्यादा समय तक पड़ती हैं और ज़्यादा तापमान होने से जो है आर्द्रता भरी पौनी ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ के दिन में लगभग दूसरे पहर में, यानी लगभग 2-3 बजे के बाद इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, तुरंत मौसम में निकल जाएगा जो, ठीक है। अब चूंकि इन सारे द्वीपों की स्थिति अगर आप देखेंगे, जैसे भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति 8 डिग्री अक्षांश से 37 डिग्री 6 अक्षांश की मुख्य भूमि की हम बात कर रहा हूँ, इसी के आसपास है जो, बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो 6 डिग्री के आसपास है, जो यहाँ से जो इंदिरा पॉइंट है जो आपको बताया गया था से, और 0 डिग्री लाइन लगभग यही होगी, इसी के आसपास से होगी। तो अब भैया ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस वो पड़ेगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा तापमान वहाँ पे ज़्यादा वर्षा, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा वहाँ पे नमी वाला क्षेत्र, जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे, सबसे ज़्यादा जीव जंतु, सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े, सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीव वहाँ पे ज़्यादा पनपेंगे और वहाँ पे रहेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जैव विविधता के रूप में ये ज़्यादा महत्व का क्षेत्र होगा, है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, इनकी विशेषता आपको जानते ही, इतने सघन होते हैं कि सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। पश्चिमी घाट के जो सदाबहार वन पाए जाते हैं मालाबार पर्वत के पास में, वो इतने सघन होते हैं, कई सारी फिल्मों में दिखाया है, लंबे लंबे वृक्ष रहे, 50-50, 60-60 फीट के वृक्ष रहे, और वो इतने सघन होते हैं कि सूर्य की जो उष्मा होती है, प्रकाश होता है, वो जमीन में नहीं पहुँच पाता, इतना वो घने होते हैं। यहीं पे अच्छे अच्छे सांप, केकड़े, छिपकली, तमाम सूक्ष्म जीव ये सब पाए जाएंगे जहरीले वाले, लेकिन तो यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब एक लाइन बढ़ा लो, थोड़ा सा समझा दिए तो आप लिख लेंगे, लेकिन अतः स्पष्ट है कि इन द्वीपों का सांस्कृतिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय या पर्यावरण के साथ साथ भूसामरिक महत्व भी बहुत अधिक है, भूसामरिक महत्व भी बहुत अधिक है। भूसामरिक महत्व भी बहुत अधिक है। भूसामरिक समझ गए ना? अधिकार क्षेत्र, जैसे कि हम लोग अगर भारत का जो नजदीकी क्षेत्र है तो वो ज़्यादा अधिकार क्षेत्र कवर करता है, 60,000 सैन्य सटीक नहीं हुआ। और भूसामरिक का मतलब समझ रहे हैं? सैन्य की दृष्टि से भी हाँ, सिर्फ आसपास में बताओ। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मान लीजिए आपका जो है सियाचिन ग्लेशियर, बायोडाइवर्सिटी के नाम पे कुछ है नहीं, जीव जंतु के नाम आप चुके हैं, पेड़ पौधे आपको नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है, पूरा बर्फ चारों तरफ से दिखेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूसामरिक स्थलों में से भूसामरिक का सीधा संबंध हो गया कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, भू लगा है तो जाहिर बात है भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है,
ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो हमें अपनी सुरक्षा करने में ज़्यादा सामर्थ्यवान है। इसके अपेक्षा हमारे प्रतिस्पर्धी की अपेक्षा हमको ज़्यादा सामर्थ्यवान है। ठीक है, उस हमारी मतलब फिगर हो गया कि इन क्षेत्रों में हम अगर रहेंगे उपस्थित, ठीक है, तो हम अपनी रक्षा ज़्यादा प्रभावी रूप में कर पाएंगे। बोलिए, जैसे अगर आपके पड़ोसी के घर से आपकी छत की ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा है तो ढेला मारने में आप ही को आसानी मिलेगी ना, भूसामाजिक रूप से उसको दिक्कत होगी, है नहीं? वो आपकी गतिविधि नहीं देख पाएगा कि आप अपने छत पे सो रहे हैं कि कपड़ा धुल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि घूम रहे हैं, लेकिन आप उसके छत पे आसानी से देख ले जाएंगे तो भैया हाँ ठीक है, इतने बजे आता है छत पे, इसी टाइम ढेला मारना है, इसका सब हो जाए तो कर रहे हैं। यही एक बहुत मुद्दा देखा है कि अपनी सुरक्षा ज़्यादा प्रभावी ढंग से कर सकते हैं अगर कोई भूसामाजिक से हमारे पास ऐसा है। समझिए कि हो गया? आप डालिए छोटी से निकालिए तो क्या तीन समूह के महत्व वगैरह के बारे में मोटे तौर पे मेंस टाइप की बात होगी, थोड़ा प्री टाइप की बात हो जाए तब आपके एग्जाम में तमाम सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो पहला डालिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैं हम इसका बनवा भी चुके हैं एक बार इसी नोट्स में आपके पहली दूसरी तीसरी क्लास में, तो कहीं मैं ना बनवाएं, दो बार बनाने कोई मतलब नहीं, बनवा दें, सारे लोकेशन को दिखा दें इसमें द्वीपों को। ठीक है, जो हमारी पहली क्लास दूसरी क्लास किए होंगे उसमें बनवाया गया है। लक्षद्वीप का बनवा देंगे, उसका नहीं बनवाए हैं, इसका रहने देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा तथ्यात्मक जानकारी लिखते चलिए, समझाते चलिए। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 300 से अधिक द्वीप सम्मिलित हैं। 300 से अधिक द्वीप सम्मिलित हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा एक चीज में डिस्क्लेमर करना चाहता हूँ कि आप द्वीपों की संख्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि कई किताबों में 530 द्वीप दे दिया। ठीक है, इसलिए मैंने मोटा आंकड़ा लिखवाया है, मैंने ऐसा आंकड़ा सूर्य जी को आंकड़ा नहीं लिखवाया कितने द्वीप हैं। ठीक है, कहीं पे 300 से अधिक हैं, कहीं 350 द्वीप हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें नहीं परेशान होना है आपको। ठीक है, आपको मोटे तौर पे जाना। देखो, कोई तरह अगर ऐसा है जिसमें कंफ्यूजन की बात है, ठीक है, तो आप नियर अबाउट लिखिए, उसको मामले को रफा दफा कीजिए, जो उसे उलझ जाइए, उन्हें गिन के आएंगे, जाके गिनेंगे, उसके बाद आएंगे, सब नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखे नहीं होना है, समझ गए? तो लिखिए, जिनमें केवल 38 पर ही मानव का निवास है, मानव अधिवास है, जिनमें केवल 38 पर मानव का अधिवास है, शेष सभी निर्जन हैं। शेष सभी निर्जन द्वीप हैं। निर्जन जहाँ से जन ना हो, शब्द लिखा हो, उसके जानिए उसके बाद जो शब्द है उसकी विपरीत बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, तो आप पढ़ते ही होंगे, थोड़ा सा चीजों को भी थोड़ा समझा सकते हैं। निर्जन का मतलब जहाँ पे जन नहीं हो, समझिए? जैसे कहा था निर्जल व्रत, यानी बिना जल के व्रत, जल भी नहीं पीना है। ठीक है, अल्लाह तक लिखिए इसमें। देखिए, यहाँ पर कुछ आदिम जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ आदिम जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे सोंगटेम मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे सोंगटेम, अंडमानी, ये सारी जनजातियां हैं। एक और नाम मुझे नहीं, जारवा और चिटली। क्या?
जावा जारवा और सेंटिलीज। हाँ बिल्कुल, जारवा और सेंटिलीज में इनको यहीं पे लिख दीजिए, जारवा एवं सेंटिलीज। वेरी गुड, जारवा एवं सेंटिलीज। देखिए सबका नाम याद रखिए, तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तथ्यात्मक रूप से प्री एग्जाम में ये सारे तथ्य पूछे जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही बायरन नामक सक्रिय ज्वालामुखी भी पाई जाती है, सक्रिय ज्वालामुखी भी पाया जाता है। बाकी इसमें कई पर जो बनते हैं वो सारे द्वीपों के विभाजन को लिखे, जैसे 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, इन सब कौन कौन से द्वीप के लिए मैं लिखवा चुका हूँ, और भी ये सब चर्चा की जा चुकी है। तो सब तथ्य जो है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट बनाइए तो उसको इतना भूख ना दीजिए कि कोई तथ्य उसको दोबारा ना डाल पाइए। ठीक है, जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत सारे तथ्य आपके सामने नए भी आएंगे, पढ़े लिखेंगे तो। ठीक है, तो उन तथ्यों को भी इसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक और लिख लीजिए, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। राजधानी दक्षिणी अंडमान द्वीप पर अवस्थित है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। एक तथ्य और लिख लीजिए, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी द्वीप समूह की सैंडल पीक या सैंडल चोटी, सैंडल पीक, सैंडल चोटी या पीक लिख सकते हैं, सैंडल चोटी, इसकी ऊंचाई है 758 मीटर। सैंडल पीक 758 738 लिख देता हूँ, 738 मीटर। ठीक है, बस इतना पर्याप्त है अंडमान निकोबार द्वीप। दूसरा डालिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप 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 के बारे में थोड़ा सा करते हैं लोग, लिख लें। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो, ठीक है, तो थोड़ा सा लिखिए इसके बारे में, मैं बताते हैं। देखिए अरब सागर में मालाबार तट से लगभग, अरब सागर में मालाबार तट से लगभग 280 से 400 किलोमीटर के मध्य, 280 से 400 किलोमीटर के मध्य, 280 से 400 किलोमीटर के मध्य लक्षद्वीप समूह अवस्थित है, लक्षद्वीप समूह अवस्थित है।
36 द्वीप सम्मिलित हैं। इसमें लगभग 36 द्वीप सम्मिलित हैं, जिनमें मात्र 10 पर ही मानव अधिवास है, जिनमें मात्र 10 पर ही मानव अधिवास है। इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय, सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है, जो कि मालदीव से 8 डिग्री चैनल से पृथक है। इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है, जो मालदीव से 8 डिग्री चैनल से पृथक है। 8 डिग्री चैनल, ये मुख्य रूप से अक्षांश ही होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मिनिकॉय। यानी ये हो गया मालदीव। मालदीव तो हम जानते ही हैं, भारत का एक तटीय पड़ोसी देश है। कहाँ पे? हाँ, क्योंकि राजधानी वगैरह इसकी पूछी जाती है तो माले, हाँ, मालदीव की माले, माँ से होगी, माँ से तो इसको याद हो जाएगा, लेकिन समय में नहीं याद होता। ठीक है, इसलिए चर्चा वगैरह आप लोग करते रहिए। उसमें नहीं लिखा, बहुत छोटे द्वीप में छोटा लिखा है, उसमें इतने बड़े द्वीप नहीं है, क्योंकि हम लोग महाद्वीप पर में थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं द्वीपों को, किसी मानक भी नहीं बना। ये एक तरह से मैप है ही नहीं, एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र और मानचित्र में तो अंतर है, मानचित्र में मान होते हैं। ठीक है, यानी वास्तविक दूरी और धरातलीय दूरी वो मानक में दी गई होगी, मापक में दी गई होगी। 1 सेंटीमीटर दूरी बराबर 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। यानी अगर कागज पे 1 सेंटीमीटर हम दूरी खींच रहे हैं, तो इसका मतलब वास्तविक रूप से ये 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के बराबर। तो रेखा चित्र हम बना रहे हैं समझने के उद्देश्य से। ठीक है, तो आप लोग भी इसको मानक में न मानिएगा। जितना बड़ा मानदीप तो थोड़े जितना बड़ा नहीं बना गया है, लेकिन जितना छोटा बना देंगे आप लोग दिखे ही ना, तब भी संकट है। आगे लिखिए। लिखिए लक्षद्वीप समूह का निर्माण, लक्षद्वीप समूह का निर्माण हिंद महासागर में अवस्थित मध्य महासागरीय तटक पर, लक्षद्वीप समूह का निर्माण मध्य महासागरीय तटक पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लक्षद्वीप चैगोस तटक। लक्षद्वीप वही बता देते हैं इसको क्या, लक्षद्वीप चैगोस तटक। लक्षद्वीप ब्रैकेट में लिख लीजिए लक्षद्वीप चैगोस तटक के ऊपर प्रवाल के निक्षेप से हुआ है, के ऊपर प्रवाल के निक्षेप से हुआ है। थोड़ा सा मैप भी बना लीजिए। ठीक है, तो बनाइए मिनिकॉय। इसमें बड़े द्वीपों का नाम लिख लीजिए। मिनिकॉय के ऊपर सुहेली द्वीप है, सुहेली द्वीप,
ठीक है। और मिनी का है वो सुहेली द्वीप को पृथक करता है 9 डिग्री चैनल, यहाँ पे लिख दीजिएगा 9 डिग्री चैनल। थोड़ा हम छोटा लिख रहे हैं कि चीजें आसानी से आ जाए। सुहेली द्वीप के बाद में जो इसकी राजधानी है कवारती, इसकी राजधानी जो है कवारती। कवारती राजधानी ये स्थित है। यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है, इधर भी है, लका द्वीप, लका द्वीप, लका द्वीप। और एक द्वीप और है चेर बनियानी द्वीप, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, लेकिन आप लोग इतने में इसको सीमित करने के लिए काफ़ी है। चेर बनियानी द्वीप, ठीक है। ये सारे द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह के जो बड़े द्वीप हैं वो सभी हैं। आगे क्या लिख लीजिए, लिखिए कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है तथा अगाती। अब इसमें मुझे क्या अलग से लिखवा देंगे तब अगाती एकमात्र द्वीप है। अगाती एकमात्र द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा बनाया गया है, हवाई अड्डा बनाया गया है, हवाई अड्डा बनाया गया है। नारियल उत्पादन, नारियल उत्पादन तथा मत्स्यन यहाँ का प्रमुख पेशा है। नारियल उत्पादन, मत्स्यन, पर्यटन भी लिख सकते हैं, पर्यटन भी लिख लीजिए। नारियल उत्पादन, पर्यटन एवं मत्स्यन यहाँ का प्रमुख पेशा है, यानी व्यवसाय है। इसमें कुछ तथ्य और बाकी हैं, समय हो गया है। ये 3-4 द्वीप हैं जिनके बारे में 2-2 4-4 लाइन लिखना है। 4-5 द्वीप हैं जिसमें गंगा सागर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, अंबन द्वीप, न्यू मोर द्वीप, 4-5 द्वीप है जिसके बारे में ज़्यादा नहीं 2-2 3 लाइन लिखना है। ठीक है, क्योंकि आज समय होगा तो फिर हम जो है अगला टॉपिक होगी तो उससे 10-15 मिनट में सारे टॉपिक हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आपको ये पर्याप्त है। ठीक है, समझिए टॉपिक आपका समाप्त होगा। अगला टॉपिक जो आपका शुरू होगा क्या है सिलेबस में? नहीं, नदियाँ तो उसके बाद है। पहले शुरू होगा जलवायु, ठीक है, भारत की जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है, जो मानसून वगैरह की चर्चा हम लोग करेंगे जो है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग देख के आइए जलवायु क्या है कैसे, तो और ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। नहीं तो फिर दिक्कत होगी थोड़ा सा जलवायु चेक करने में। नदियों वाला चैप्टर जो है उसमें भी कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें बताते हैं, गंगा अपवाद तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाद तंत्र, सिंधु अपवाद तंत्र, कुछ सहायक नदियों की चर्चा करना। तो उसमें अधिकांश चीज़ें हैं तथ्यात्मक, बहुत कम भाग ऐसा है जो तथ्यात्मक तो कंसेप्चुअल है, वो समझाने जैसी चीज़ नहीं है। ठीक है, जो क्योंकि जलवायु ऐसा चैप्टर को बिना समझाए आप समझ ही नहीं पाएंगे, एक बार में समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है।
ठीक है, आवाज लिखिए, दो तीन तो कम से कम लिखिए, अभी बहुत आराम कर लिए लिखिए। भारत के पूर्वी तट तथा पश्चिमी तटों के मध्य, भारत के पूर्वी तट तथा पश्चिमी तटों के मध्य प्रमुख रूप से क्या अंतर है? विवरण प्रस्तुत करें, विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, इसमें जाके वही नहीं सब छाप लाना है, ठीक है, जो हम छपवा दिए वही सब एक तरफ से जाके छाप लाओगे। अपनी भाषा में पढ़ के उसको समझ के उसके बाद लिखना है, बहुत ज़्यादा मानना नहीं है इसमें। ठीक है, केवल भूमिका बुलाएंगे होगी। ठीक है, उसके बाद में आप मन करेगा तो विभाजित कर लीजिएगा, एक तरफ पश्चिमी तट और एक तरफ पूर्वी तट, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा 5 बिंदु। ठीक है, बिंदु जब बनाइए तो आप लोग पूरा पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ को बिंदु में अंतर होता है। ठीक है, पैराग्राफ को आप 8-10 लाइन मिल रहे हैं। ठीक है, बिंदु जो होगा मुश्किल से 2 से 2.5 लाइन, अधिकतम 2.5 लाइन होगा। ठीक है, 1-1.5 लाइन में बहुत सारगर्भित ढंग से आप अपनी बातों को कहने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ब्यौरे पर अपने बहन कहाँ बनते मेरे। ठीक है, तो सारगर्भित ढंग से बहुत ज़्यादा ये अब इसमें अधिकांश लोग ये करेंगे कि जो हम लिखवाएं वही जाके छाप लेंगे, अपने दूसरी किताब से देख के उसको छाप लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें बंदरगाह वगैरह का उदाहरण दे दीजिएगा कि इसमें ज़्यादा इसमें कम है, सब बहुत सारे अंतर हो जाएंगे। 5 अंतर बहुत आसानी से आप लोग ढूंढ ले जाएंगे। अगला लिखिए, कठिन हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न हो, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के तटीय प्रदेशों के महत्व पर प्रकाश डालिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के तटीय प्रदेशों के महत्व पर प्रकाश डालिए। सरल हो गए, ये बहुत लिख लो। इतने लोग टाइम तो किए होंगे तो पढ़ने में ना, तो हमको पता चले कौन कौन आया है, ये बहाना नहीं चलेगा, लिख के लाना। एक और लिख लो, अच्छा चलो एक लिख लो, कल 2 ही लिख के लाना, मरने की जरूरत नहीं, पहली सहायता से जाओ जब क्या होगा। ठीक है, 2 ही लिख के लाना, लिख लो, ये भी याद हो जाएगा, तो कोई भूल मत नहीं। ठीक है, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करते हुए हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करते हुए किसी एक प्रदेश का भूभौतिक वर्णन करें। किसी एक प्रदेश का भूभौतिक वर्णन करें। ये सारे प्रश्न जो होंगे आपके 200 शब्द में ही लिखे जाएंगे। ठीक है, 200 से बहुत ज़्यादा नहीं, 200 मतलब 180 भी लिख सकते हैं सारगर्भित ढंग से लिखेंगे तो, और 220 भी हो सकता है। ठीक है, 10-5 शब्द बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन अब 200 का मतलब 300 नहीं हुआ या 100 भी नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग पूरा निबंध लिख के लाते हैं, तो निबंध आप बेकार में मेहनत ना कीजिए, जितना पूछा गया है उतने लिखिए। इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जो नहीं पूछा गया है तो वहाँ पे ज्ञान न दिखाइए। ठीक है, आप लोग को ये रहता है कि भाई हमको जो पता है हम लिख के ही मानेंगे, चाहे जितना आप लोग करो। ठीक है, जो पता है वो ना लिखिए, जो पूछा गया है वो लिखिए। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज के दिन